फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अडवाणी जोशी के टिकट कटने पर बोली अलका, अगर अटल जी जिंदा होते तो उनके साथ भी यही होता। एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लाल कृष्ण आडवाणी का बोलबाला था। प्रधानमंत्री पद से लेकर पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पार्टी के सह संस्थापक लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता तय किया करते थे। लेकिन आज लोकसभा टिकट देना तो दूर की बात, इन्हें बीजेपी स्टार प्रचारक की सूची में जगह नहीं दी गई। दरअसल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में जिन बीजेपी नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रामलाल, थावरचंद गहलोत, जगत प्रकाश नड्डा प्रमुखता से हैं। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में संजीव बालियान, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चेतन चौहान, धर्म सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, सुरेश राणा, अश्वनी त्यागी, रजनीकांत महेश्वरी, अजय कुमार और भवानी सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। मगर अडवाणी जोशी या कहें मार्गदर्शक मंडल को सीधे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी को लोकसभा टिकट भी नहीं दिया गया। दोनों ही नेताओं ने टिकट कटने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें टिकट काटने के तरीके से दिक्कत है, हमसे इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं की गई और टिकट काट दिया गया। वहीं विपक्षी इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधने में चूके नहीं। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने लिखा, अटल जी रहे नहीं, वरना आज उनका भी टिकट कट रहा होता। अडवाणी जी टिकट कटने के बाद नाराज हैं। जोशी जी लगता नहीं शांत रहने वाले हैं, क्योंकि वह अभी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं और चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। सुषमा जी को पहले ही समझ आ गई थी, खुद ही पीछे हट गई। उमा जी को भी पता था। ईरानी भाजपा नेता ने मोदी और अमित शाह को बताया गुजराती ठग, कहा यह बीजेपी को बर्बाद कर रहे हैं। बीजेपी को अपने ही एक वरिष्ठ नेता की बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने नेता की 30 साल की वफादारी को मिट्टी में मिला दिया। यूपी के आजमगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता आईपी सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सिंह ने सपा अखिलेश यादव को अपने घर निमंत्रित किया था। बीजेपी इसी बात से आईपी सिंह से खफा थी। भाजपा से निकल जाने के बाद आईपी सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने लिखा, 2 गुजराती ठग मोदी और अमित शाह भाजपा को डुबाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा है, हिंदी भाषी राज्यों की जनता अब इनके मोहफास में आने वाली नहीं है। भाजपा की जगह गुजरात की पार्टी हो गई है। जनता 5 साल का हिसाब चाहती है। आईपी सिंह एबीवीपी से लखनऊ विश्वविद्यालय से महामंत्री और भाजपा सरकार के मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में सिंह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता थे। उन्होंने आगे कहा कि 2 गुजराती ठग हिंदी बैलेट और हिंदी बोलने वालों पर कब्जा करके 5 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री चुना था या प्रचार मंत्री? अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से देश का प्रधानमंत्री क्या टी-शर्ट और चाय का कप बेचते हुए अच्छा लगता है? वहीं बीजेपी के नेतृत्व पर लगातार कई ट्वीट करते हुए आईपी सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ में चुनाव लड़ने का स्वागत करते हुए कहा था कि मुझे खुशी होगी कि अगर मेरा घर भी आपका चुनाव कार्यालय बने। इसी के चलते बीजेपी ने आईपी सिंह पर कार्रवाई की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन के अंतर्गत सभी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नाम के पहले चौकीदार लगाया है, लेकिन इसे विपरीत आईपी सिंह ने अपने नाम से पहले असूलदार लगाया। वोट खरीदने के लिए जनता के अरबों रुपए नाली में बहा दिए जाएंगे और मीडिया इसमें साथ देगी। रवीश, मई और जून में अरबों रुपए नाली में बहा दिए जाएंगे। वोट लुभाने और खरीदने के नाम पर मीडिया बताने लगा है कि देश चुनाव में डूबा हुआ है। उसी वक्त में जनता अपनी समस्याएं मेरे इनबॉक्स में ठेले जा रही है। कुछ मैसेज आए हैं, सोचता हूँ कि कम से कम वही लिख दो। पता है कि इनका कुछ नहीं होगा। जनता भी जनता नहीं रही, सब अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैंने इन खबरों की पुष्टि नहीं की, ना ही मेरे पास संसाधन है।
यहाँ उनकी बात दर्ज कर रहा हूँ ताकि किसी पत्रकार की नजर पड़ जाए और वह खबर कर दे। गुजरात, यहाँ के मोरबी जिले में मैसेज आया है कि बारिश नहीं आने के कारण फसल फेल हुई है। किसान प्रीमियम भर रहा है मगर बीमा की राशि नहीं मिल रही है। सरकार ने सिर्फ 17% फसल बीमा दिया है। मोरबी जिले में पूरे साल में 250 mm से लेकर 300 mm तक की बारिश हुई है। गुजरात के ही अमरेली में दिनेश भाई ने पत्र लिखा है। दिनेश भाई ने लिखा है कि 2 महीने पहले सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद की थी। किसानों को लगा था कि सरकार खरीद रही है तो पेमेंट जल्द ही हो जाएगी, मगर 2 महीने हो गए हैं, पैसा नहीं आया है और लोन का ब्याज बढ़ता जा रहा है। 80 से 100 किसान इस समस्या से परेशान। बिहार, बेतिया में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है। 2013 में शुरू हुआ था। उस वक्त यहाँ 554 छात्र पढ़ रहे थे। इसके पहले बैच में 72 मेडिकल छात्रों ने 5.5 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है। इनमें से 19 छात्रों ने पहले ही प्रयास में NEET PG 2019 की परीक्षा पास कर ली है, मगर अब ना तो वह रेजिडेंस प्रोग्राम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में इनकी मान्यता स्पष्ट नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा पास कर इस कॉलेज में पढ़ने आए मेडिकल छात्रों का भविष्य अंधकार में है। इनकी रातें कितनी बेचैनी में कटती होंगी, कितना अकेलापन लगता होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। यह काम सरकार का था कि वह अपनी तरफ से पहल कर इन छात्रों की जिंदगी बचा, मगर अब सरकारों को पता चल गया है। नौजवानों को हिंदू मुस्लिम और आरक्षण पर डिबेट ठेल दो और फिर मौज करो। शर्म की बात है कि इन छात्रों की परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? काश दुनिया में ऐसी कोई शक्ति होती तो बिहार की मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों की मदद करती। हर मैसेज में यह छात्र अपनी संख्या 84,000 बताते हैं। मुझे यकीन नहीं है, मगर 84,000 है तो इन्हें फिर मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए। मैं ऐसी स्थिति में यही उम्मीद करता हूँ कि 84,000 लोग लगातार चलते रहें, अपनी लड़ाई नैतिकता और अहिंसा से लड़े। इतनी भीड़ को एक साथ कई हफ्तों तक चलते देख किसी भी सरकार की सांस फूल जाएगी। पर क्या पता यह लोग मुझे मैसेज भेजकर IPL या हिंदू मुस्लिम डिबेट देखने में लग जाते हों। मैं यहाँ अपराध बोध में दिन भर इनके लिए उदास फिरता रहता हूँ। 84,000 की संख्या बड़ी पार्टी 100 करोड़ खर्च करने के बाद भी नहीं जुटा पाती। मगध यूनिवर्सिटी पार्ट 3 के रिजल्ट आए हुए 40 दिन गए हैं, मगर कोर्ट के कारण रिजल्ट नहीं निकला है। 31 मार्च तक इन्हें रेलवे का फॉर्म भरना है। अब मगर इस तारीख तक रिजल्ट नहीं आया तो इनके सामने यह बहुत बड़ा अवसर निकल जाए। सुषमा जी, पाकिस्तान की हिंदू लड़कियों पर चिंता और गुरुग्राम में मुस्लिम परिवार की पिटाई पर चुप्पी क्यों? हरियाणा के गुरुग्राम में मुस्लिम परिवार की पिटाई के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में उग्र हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा 50 वर्षीय मुस्लिम शख्स की हत्या को लेकर पत्रकार राना अयूब ने सत्तारूढ़ बीजेपी और विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, हरियाणा में मुस्लिम परिवार पर हमले और उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में होली की रात 50 साल के मोहम्मद अनवर की 20 लोगों ने हत्या कर। सुषमा स्वराज जी, क्या आप इस पर भी ध्यान देती हैं? बता दें कि सुषमा स्वराज पाकिस्तान में कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण के और निकाह का शिकार हुई दोनों नाबालिग हिंदू बहनों को इंसाफ देने की मांग कर रही हैं। उन्होंने इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त से रिपोर्ट भी तलब की है। मोदी कैबिनेट में मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान की घटना पर तो अपनी चिंता जाहिर कर रही हैं, लेकिन मोदी कैबिनेट में किसी भी मंत्री ने गुरुग्राम और सोनभद्र की घटनाओं पर कोई संज्ञान नहीं किया है। दरअसल ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में होली के दिन 50 वर्षीय मोहम्मद अनवर की उग्र हिंदुत्ववादी भीड़ ने कुल्हाड़ी व लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। हत्या का कारण ताजिया रखने वाले चबूतरे को लेकर हुआ विवाद बताया गया है। इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में मामूली विवाद पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने घर में घुसकर एक मुस्लिम परिवार की बेरहमी से पिटाई कर पीड़ित परिवार ने उनके साथ मारपीट करने वालों पर आरोप लगाया कि वो उन्हें पाकिस्तान भेजने की धमकी दे रहे हैं। सोशल, बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले गिरिराज सिंह आज बेगूसराय जाने से क्यों डर रहे हैं? मुझे पीड़ा इस बात की है कि प्रदेश नेतृत्व ने मुझे इसको लेकर विश्वास में नहीं लिया। इससे मेरे स्वाभिमान को धक्का लगा है। यह बयान मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह का है, जिन्होंने बिहार के नवादा से टिकट कटने से नाराजगी जताई है
और साथ ही अब नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह रही है कि उन्होंने अब बेगूसराय को अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि बताने लग गए। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि मुझे पीड़ा इस बात की है कि प्रदेश नेतृत्व ने इसको लेकर मुझे विश्वास में नहीं लिया। इससे मेरे स्वाभिमान को धक्का लगा है। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनके स्वाभिमान को टच किया है वो सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि बेगूसराय लड़ना उनके लिए सौभाग्य की बात। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में चुनाव लड़ने को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, गिरिराज सिंह ने सभी को पाकिस्तान भेजने में बहुत मेहनत की थी। भाजपा उनके आत्मसम्मान की कदर नहीं करती है। एक अन्य यूजर ने लिखा, गिरिराज सिंह वही डिजर्व करते हैं। वो नफरत गर्दों के मुखिया हैं और उन्हें अब पाकिस्तान में सेटल हो जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट में गिरिराज सिंह की आनाकानी की वजह आत्मसम्मान बताई जा रही है। लगता है गिरिराज सिंह को बड़ी हार की आशंका सता रही है, क्योंकि बेगूसराय में अच्छी पकड़ रखने वाले कद्दावर नेता भोला सिंह भी 2014 में मामूली जीत दर्ज कर सके थे। वो ऐसे समय कुछ हजार वोटों से ही जीत सके, जब ज्यादातर सीटों पर भाजपा लाखों वोट से जीत दर्ज कर रही। 4,28,227 वोट पाने वाले भोला सिंह को आरजेडी के तनवीर हसन ने जबरदस्त चुनौती देते हुए 3,69,892 वोट हासिल किए थे। गौरतलब है कि इस बार वो सिर्फ आरजेडी के नहीं महासंगठन के उम्मीदवार हैं, तो गिरिराज सिंह की चुनौती और भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ बेगूसराय में लेफ्ट भी मजबूत है और इस बार पूर्व जेएनयूएसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं के बीच कन्हैया की लोकप्रियता भी गिरिराज को परेशान कर रही है। कन्हैया पहले ही दिन से गिरिराज सिंह पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कन्हैया कुमार ने गिरिराज के चुनाव न लड़ने की खबर पर ट्वीट करते हुए लिखा, बताइए लोगों को जबरदस्ती पाकिस्तान भेजने वाले पाकिस्तान टूर एंड ट्रेवल्स विभाग के वीजा मंत्री जी नवाद से बेगूसराय भेजे जाने पर हर्ट हो गए। मंत्री जी ने तो कह दिया बेगूसराय को वनकम। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।